अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजा न्याज़ी और अपने नए व्लॉग में आपको वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे। जनाब आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस होने जा रहे हैं और हमने आपको पहले भी बताया था कि पीटीआई ने पहले फ़ैसला किया था कि हम ये इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे और उसकी रीज़न उन्होंने यही दी थी कि वहाँ पे जो हालात हैं वो इतने साज़गार नहीं हैं और हमारे फ़ेवर में नहीं है और हमें उस तरह की लेवल प्लेइंग फ़ील्ड भी नहीं मिल रही और ऑब्वियसली आज़ाद कश्मीर में एक तरह का एहतजाज भी चल रहा है। तो इस पे पीटीआई ने फैसला किया था कि हम इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे। लेकिन जनाब अब जो बात सुनने को मिली है वो बैरिस्टर गौहर के अकॉर्डिंगली जनाब के पीटीआई अब दोबारा इस फैसले पे गौर व फ़िक्र कर रही है। उनका कहना है कि अगर हमें आज़ादाना माहौल फ़राहम किया जाता है, पकड़-धकड़ ना की जाए और तो हम आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हिस्सा लेने का सोच सकते हैं। गोली किसी पर नहीं चलनी चाहिए, ना ही अमलाक को नुकसान पहुँचना चाहिए। आवाम महरूमी की वजह से जज़्बाती हो जाते हैं। ये बैरिस्टर गौहर का कहना था और वो कह रहे हैं कि हमें इसको कंसिडर करना चाहिए। जनाब ऑब्वियसली इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं और ये सब जो भी सियासी ज़ीरक रखता है वो हर बंदा ही यही कह रहा था और क्रिटिसाइज़ कर रहा था पीटीआई के इस फैसले को कि जो उन्होंने फैसला किया कि हम इलेक्शंस नहीं लड़ते। बायकॉट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। आपने सिस्टम में रह के सिस्टम के अंदर रह के आपने जो है ना अपने गिवन सर्कमस्टांसेस में मुकाबला करना है। मैदान छोड़ के जाना कोई स्ट्रेटजी नहीं होता। आई एम रियली हैप्पी कि पीटीआई इसको कंसिडर कर रही है क्योंकि अगर वो माजी में भी देखे तो वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुकी हुई है, ये तजर्बा कर चुकी हुई है और वो देख चुकी है कि जब उसने इलेक्शंस बायकॉट किए थे तो उसके बाद क्या हुआ था। किसी को पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा बल्कि आपने दूसरी पार्टी को पूरा फुल ग्राउंड दे दिया है कि वो बड़े आराम से वो जीत सके बिला मुकाबला। तो और ये चीज़ हमने देखी थी बाई इलेक्शंस में जब आपने फैसला किया था कि जी हम नहीं लड़ते, तो क्या हुआ था? क्या आपको वो सीटें वापस मिल गईं? नहीं मिली ना। आप अभी भी उसी सिस्टम में हैं या आप तो आप कहें कि आपने असेंबलियों में से इस्तीफ़े देके आपने इस निज़ाम को नामंज़ूर करके आप सड़कों पर आ गए हैं। आप सड़कों पर भी नहीं आ रहे हैं, आप तनख्वाहें भी ले रहे हैं, आप इस निज़ाम में आप एमएनए, एमपीएस भी हैं, आप ऑब्वियसली ये सब भी नहीं छोड़ना चाहते, तो फिर आप सिस्टम में रह के फिर आप करें ना काविशें। तो ये एक चीज़ थी। फिर लाहौर केस के हवाले से जब उनसे पूछा गया ये जो गैर मुल्की लड़कियों के अगवा और मुबैना ज़्यादती के हवाले से, तो उस पे बैरिस्टर गौहर साहब का कहना था कि जी मैं क्रिमिनल केसेस पर गुफ्तगू में मोहतात रहता हूँ। मैं कहता हूँ कि साफ़ और शफ़ाफ़ तहकीक की जाए। कभी-कभार छोटों की वजह से बड़ों की बदनामी हो जाती है। ऑब्वियसली क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इसहाक डार साहब को इस सारे मामले में कि जनाब जो रज़ा डार है वो इसहाक डार का चूँकि नवासा है तो इसलिए इसहाक डार साहब रिस्पॉन्सिबल हैं और उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये एक मुतालबा बहुत ज़्यादा सुनने को मिला और लेकिन दूसरी जानिब मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे सहाफ़ी इस चीज़ में भी आगे बढ़कर आए और उन्होंने कहा कि जनाब आप इसहाक डार साहब का इसके बारे में इस पे क्या कसूर है, उनकी तो कोई गलती नहीं है। और मैंने बहुत से बयानात सुने भी, बहुत से सहाफ़ी उनके हक़ में बयान जारी भी कर रहे हैं। फिर सुहेल वड़ाइच साहब ने भी एक कॉलम लिखा और उन्होंने कहा कि जनाब इसहाक डार का इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो बेकसूर है। हालाँकि इस बात की अभी तहकीकात होनी है कि आया वो कसूरवार है या नहीं है। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है क्योंकि ख़वातीन के बयान के मुताबिक अगर रज़ा डार ने वीज़े जारी करवाए हैं तो वो कैसे करवाए हैं, किसने उनकी मदद की? ऑब्वियसली इसहाक डार साहब का ऑफ़िस यूज़ हुआ है ना, वरना कैसे आपको वीज़े मिल गए हैं। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो फिर तो कहीं न कहीं कसूर इसहाक डार साहब का भी आता है और फिर उनकी अगर आप कह लें कि अगर उनको इतने वो लाइल्म थे कि यहाँ इतना कुछ हो रहा है और उनको पता भी नहीं है। आपके बड़ों को जो है ना घर में आपका बच्चा क्या कर रहा है, सबको अंदाज़ा होता है। तो इस चीज़ में अगर आप देखा जाए इस पर्सपेक्टिव से तो आप बिल्कुल इसहाक डार साहब को बरी उल ज़मान नहीं कर सकते। दूसरा जनाब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। आपको मैं ये भी बता दूँ केस में अहम पेशरफ्त हुई हैं। 3 मज़ीद मुल्ज़मान 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं और अदालती पेशी के बाद पुलिस मुल्ज़मान को भगाकर गाड़ी की तरफ ले गई। जब हमने देखा कि वो अदालत में जब वो पेश हुए तो उसके बाद ऑब्वियसली मीडिया से बचा के उन्होंने फ़ौरन मुल्ज़मान को गाड़ी में बिठाया और पुलिस ले गई और हम देख रहे हैं किस तरह से ऑब्वियसली हाई प्रोफाइल केस है तो किस तरह से पुलिस जो है उसका रवैया और उनको डील करने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट है। अगर यहीं गरीब का बच्चा होता और गरीब होता ना
تو اس کو دھکے بھی لگتے, اس کو وہاں پہ کیا کیا نہیں سہنا پڑتا. خیر اوبویسلی اس ملک میں غریب کے لیے قانون اور ہے اور امیر کے لیے قانون ہمیشہ سے الگ رہا ہے. باقی جناب اس جو مبینہ زیادتی کا کیس ہے, اس میں کچھ شواہد مزید ملے ہیں اور کچھ تحقیقات میں آگے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے مطابق ڈی این اے میچ ہو گیا ہے. ملزم نواز نے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے غیر ملکی لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی, اس کو ان کا ریپ کیا, اور ملزم نواز کے اکسانے پر پھر دیگر جو ملزمان ہیں انہوں نے بھی ان لڑکیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا. اور جب ماشاءاللہ گورنر سندھ صاحب آج کل عجیب و غریب بیانات تو دے ہی رہے ہیں. میں نے آپ کو اپنے پہلے ولاگ میں بھی بتایا کہ کس طرح سے وہ سندھ کے گورنر تو ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ بڑے عہدوں پر چھوٹے لوگ. جب وہ کل یونیورسٹی میں گئے اور کس طرح سے وہ بچیوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ جی کون ہاتھ کھڑا کرو, کون کون مجھے اپنی شادی پہ بلائے گا, کون اپنی ساس بہو والا قصہ نہ کر دینا. مطلب یہ جو مینٹالٹی ہے نا, اس سے باہر آئیں. آپ بچیوں کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں, آپ ان یونیورسٹیز کے, سندھ کی یونیورسٹیز کے چانسلر ہیں, تو وہاں آپ ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں کھڑے ہیں, تو آپ ان کو بتائیں کہ بھائی فائنینشیل انڈیپینڈنس لینا یا ہونا, انڈیپینڈنٹ ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے آج کل ایک لڑکی کو, اور پڑھے لکھا ہونا اپنے پروفیشن میں کس طریقے سے وہ آگے بڑھ سکتی ہے, کس طرح سے وہ اپنی پروفیشنل لائف کو اور فائنینشیل انڈیپینڈنس کو امپورٹنس دے سکتی ہے. اس طرح کی باتیں کرنے کے بجائے آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی کون کون مجھے شادی پہ بلائے گا. اس طرح کے فضول سے آپ کوسچنس کر رہے تھے. خیر آج پھر انہوں نے جب ان سے سوال پوچھا گیا نہال ہاشمی صاحب سے, اس سرجانی ٹاؤن میں نادرا میگا سینٹر کا افتتاح کر رہے تھے, تو اسحاق ڈار سے متعلق ان سے سوال پوچھا گیا, تو جناب اس پہ گورنر سندھ نہال ہاشمی بڑے صحافی پہ غصہ ہوئے اور کہتے ہیں جی اپنی بیٹ میں رہو, اور تم میں جو ہے نا غیر ملکی لڑکیوں کے اغوا کیس میں آپ کو کیا تفتیشی افسر لگا دوں میں. اور مزید انہوں نے کہا کہ اپنی بیٹ میں رہو, میں نے میس کمیونیکیشن پڑھا ہوا ہے. یعنی کہ وہ غصہ ہو گئے. غصہ ہونے کی کیا بات ہے, صحافی ہے, صحافی کا کام ہے سوال پوچھنا, تو آپ کا کام ہے صبر سے جواب دینا. خیر اسحاق ڈار کیا بری الزامہ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے, یہ تو وقت کے ساتھ آگے آگے تحقیقات آئیں گی, اور ان تحقیقات کے مطابق اگر یہ شفاف تحقیقات ہوتی ہیں, ویسے تو مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے. اوبویسلی اس ملک میں ہمیشہ جو ایلیٹ ہے, جو اشرافی ہے, اس کو ہمیشہ بچایا ہی جاتا ہے. جب اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز آتے ہیں تو مشکل ہی ہوتا ہے کہ آپ کو انصاف ملے. جس کا پلڑا زیادہ بھاری ہوتا ہے ادھر ہی جاتا ہے انصاف کا ترازو بھی. تو خیر آئی ہوپ کہ شفاف تحقیقات ہونی چاہیے, اور جو بھی اس میں ہے مورد الزام جس پر بھی ہے, اور جس نے یہ اتنا بڑا گھناؤنا جرم کیا ہے, اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے اور ایک اگزامپل سیٹ کرنی چاہیے. یہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا موجودہ حکومت کے لیے بھی کہ وہ اوبویسلی اس میں ان کے اپنے لوگ شامل ہیں, تو کیا مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہی اصول رکھیں گی, وہی روایت رکھیں گی جو وہ دوسروں کے لیے رکھتی ہیں. دیٹ وڈ بی اے ٹیسٹ فار مریم نواز صاحبہ ایز ویل. سو خیر آگے چلتے ہیں جناب. ایم کیو ایم کا احتجاج, خالد مقبول صدیقی کے زیر صدارت ایم کیو ایم کا اجلاس ہوا ہے, اور اس میں 2 سال کی کارکردگی, حکومتی یقین دہانیوں اور وزیر اعظم سے ملاقاتوں پر بات چیت ہوئی ہے, اور ساتھ میں ایم کیو ایم کا وفاقی کابینہ کا اگلے سال میں احتجاج کا فیصلہ کیا گیا ہے. ماشاءاللہ سے ایم کیو ایم وزیر اعظم کے سامنے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے گی. بھائی سیدھی سی بات ہے, یہاں پہ ہمیں بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم کو ان الیکشنز میں کتنی سیٹیں ملی تھیں, لوگوں نے ان کو چوز کیا یا نہیں کیا, اور کس طرح سے انہیں یہ 25 سیٹیں دی گئی ہیں. بہرحال ایم کیو ایم جو ہے نا, اس کا جب اس کا دل کرتا ہے وہ اس میں بلا وجہ والا اپنا وہ امپورٹنس بڑھا دیتی ہے. ادروائز ایم کیو ایم موجودہ دور میں وہ خیر ارریلیونٹ ہی ہو چکی ہوئی ہے. آگے چلتے ہیں. چیئرمین اوگرا کا انکشاف. یہ ایک آپ سنیے کہ وارداتیں اس ملک میں کتنی بڑی بڑی وارداتیں ہوتی ہیں, اور کب سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں. وہی کوئی 10-12 خاندان ہیں اور وہ لوٹی جا رہے ہیں. مطلب ان کا پیٹ بھی نہیں بھر رہا, اور وہ ہوس, وہ جو گریڈ, وہ جو لسٹ ہے وہ بھی ختم ہو رہی. آپ کو میں بتاتی ہوں, چیئرمین اوگرا کا انکشاف ہے جی. ملک میں 500 پیٹرول پمپس ایسے سامنے آئے ہیں جو پورا سال نہیں چلے, لیکن مارچ اپریل میں ہزاروں لیٹر تیل
बेच दिया और क्लेम्स लेकर आ गए। उनसे जब बिजली के बिल तलब किए तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई हमने तो जी ऑफ ग्रिड चलाया है, हमने तो सोलर पे चलाया, हमने तो बिजली इस्तेमाल ही नहीं की। आप इमेजिन करें कितनी बड़ी वारदात है। यानी अरबों की दिहाड़ी भी लगाई गई है और हुकूमत को क्यों नहीं पता था कि ये पेट्रोल पंप्स मौजूद हैं? कहाँ गई आपकी गवर्नेंस? क्यों? यही चीज़ें जिन पे हम बोलते हैं कि आपको अपनी गवर्नेंस सिर्फ इश्तिहारात की हद तक, सिर्फ बड़े बड़े अखबारों में बड़े बड़े एड्स की हद तक, आपने अपनी ज़ाती तशहीर की हद तक आपने गवर्नेंस की बात नहीं करनी, बल्कि गवर्नेंस ऑन द ग्राउंड इज़ रिक्वायर्ड। और वो उसके लिए मेरे ख्याल से अगर ऑन ग्राउंड अगर आपकी अच्छी गवर्नेंस हो रही है तो उसके लिए आपको किसी तशहीर की, किसी भी इश्तिहार की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोगों को महसूस होता है, फ़र्क महसूस होता है। जैसे आपने साफ़ सुथरा पंजाब शुरू किया था तो उसमें हर बंदे ने इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के वो आपका नाक़िद है, आपका फॉलोअर है, नहीं है, सब ने तारीफ़ की थी कि ये अच्छा प्रोजेक्ट था। ये और बात है कि जो साफ़ सुथरा पंजाब का जो प्रोजेक्ट है उसके जो मुलाज़मीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं, उनको क्योंकि तनख्वाहें नहीं मिल रही। कितनी कोई तनख्वाहें हैं, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार बोनसेस हैं उनके, यही नहीं उन्हें दिए जा रहे। तो ये कितना बड़ा जुल्म है उनके साथ कि उनकी जिनकी गुजर बसर आजकल के ज़माने में 30-40 हज़ार में गुजारा करना कोई आसान काम नहीं है, उनका राइट है। और वो एहतजाज में और उसमें हमने देखा कि किस तरह से एक मुलजिम ने एक मुलाजिम ने जो है अपने आप को आग लगा दी थी इस चक्कर में कि जी मुझे कहा गया था कि मुझे बोनस दिया जाएगा, मुझे तनख्वाह दी जाएगी, लेकिन नहीं दी गई। बल्कि जब उसने सवाल किया तो उसको जॉब से निकाल दिया, जब उसको नौकरी से निकाल दिया गया तो उसने अपने आप को आग लगा दी। तो ये चीज़ें हैं जिन पे हुकूमत को काम करने की ज़रूरत है। मज़ीद जनाब सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटरीट के इजलास में ईरान अमेरिका जंग के दौरान OMCs की जानिब से बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी किए जाने का इंकशाफ हुआ। कस्टम्स हुकाम ने बताया कि ज़्यादातर तेल कंपनियां इस प्रैक्टिस में मुलव्वस हैं। यानी कि जो अभी मैंने आपको बताया है ना कि जो 500 पंप्स, पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जिनके कोई बिल्स अदा नहीं किए गए और लेकिन उन्होंने तेल बेच दिया है, आपने अरबों की उन्होंने दिहाड़ी लगाई है। और अब वो ये सेनेट की कायमा कमेटी में भी ये चीज़ आ गई हुई है कि ऐसे बहुत सारे जो हैं पेट्रोल पंप्स हैं जो कि टैक्स चोरी कर रहे हैं। कस्टम्स हुकाम ने बताया कि ज़्यादातर तेल कंपनियां इस प्रैक्टिस में मुलव्वस हैं और तेल कंपनियां डीलर्स जो के ज़रिए अपना माल फ़रोख्त करती हैं और बाद में जो है वो ड्यूटीज़ टैक्सेस अदा करती थी। तेल कंपनियों को जो पैसा शुरू में देना चाहिए वो सबसे आखिर में ख़जाने में आया। फिर जनाब ड्यूटीज़ अदा किए बगैर सामान ले जाना कानून की खिलाफ वर्जी है। तेल कंपनियों ने सामान उठा लिया और जब लेवी की शरह कम हुई तो अदायगियाँ कर दी। तो ये आप सोचें कितनी बड़ी वारदात है। बाकी जनाब आपको ये भी बताते चलें कि जियो न्यूज़ की नशरियात अभी भी बंद हैं और जियो की बंदिश जारी रहने का मज़ीद आगे इम्कान है। कौंसिल ऑफ जो है कंप्लेंट्स लाहौर ने जियो टीवी नशरियात बंदिश केस इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भिजवा दिया और अब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की राय मौसूल होने तक जियो न्यूज़ की नशरियात बहाल ना करने की सिफारिश की गई है। तो अभी तो यही लग रहा है कि शायद जियो के लिए अभी इतनी जल्दी ना आए और वो मज़ीद बंद रहें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरा व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।